हाय गाइस, आई होप यू डूइंग फाइन। सो आज मैं वीडियो लाई हूँ प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली में। इससे पहले वाली वीडियो है वो है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। मैं बिल्कुल एक सीक्वेंस में जा रही हूँ। पहले परफेक्ट कंपटीशन की बात करी, उसमें कैसे प्राइस डिटरमाइन होती है। बहुत डिस्क्रिप्टिव वीडियो है, बहुत इलेबोरेटेड, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें लिंक कर दूंगी इस वीडियो के साथ। मोनोपोली के बारे में आज बात करेंगे। मोनोपोली के बारे में आपको पता है कि मोनो क्या होता है, सिंगल सेलर। सो यहाँ पे हमारे पास सिंगल सेलर होता है, एक सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। तो एक सेलर है तो उसके पास अपने मन की प्राइस डिसाइड कर सकता है, तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट करता है। डिस्क्रिमिनेशन वो कैसे करेगा, किसी को ज्यादा चार्ज कर सकता है, किसी को कम कर सकता है। या जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता था, इंडस्ट्री और फर्म। इंडस्ट्री क्या होती थी, प्राइस मेकर बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फर्म क्या करती थी, प्राइस टेक करती थी। यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सेलर अपना अकेला होता है, किंग होता है मार्केट का। तो वो खुद ही सारे के सारे प्राइसेस डिसाइड करता है। वो कम में भी दे सकता है, वो ज्यादा भी दे सकता है। इसलिए जो आपकी मोनोपोली में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। तो इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम इसके डिमांड कर्व वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक आप अपना ब्रश अप कर लीजिए पुरानी वीडियो में, और फिर इस वीडियो पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम डिमांड और रेवेन्यू कर्व्स के बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है यहाँ पे, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था कि हमारे पास हमारा जो ए आर कर्व होता था वो ही एम आर होता था, और ए आर प्राइस भी होता है। तो हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रही हूँ, जो हमारा होगी हम कंपेयर करेंगे। जो ए आर को डिमांड कर्व भी कहते हैं। तो हमारा जो रेवेन्यू कर्व था, डिमांड कर्व था, वो हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस था। हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्राइजेस वर सेम, सारे प्राइजेस सेम होते थे। फिर से बता रही हूँ, सैमसंग 50,000 रुपीज के फोन का एग्जाम्पल दिया था, तो सारे सेलर, चाहे एक 10 सेलर हो या 100 सेलर हो, दे विल बी सेलिंग एट द रेट ऑफ 50,000 ओनली, 50,000 रुपए का ही बेचेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़िए। द डिमांड कर्व फेसिंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है हमेशा। लेकिन जब हम बात करते हैं मोनोपोली की, तो मोनोपोली में जो हमारी डिमांड कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाती हूँ। क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि जब प्राइस बढ़ती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो क्वांटिटी डिमांड कम होती है। चाहे मोनोपोली ही क्यों ना हो, एक अकेला सेलर क्यों क्यों ना हो, वो किंग क्यों ना हो, लेकिन उसके पास अगर ज्यादा सामान होगा तो उसको कम प्राइस पे बेचना पड़ेगा। तो क्या कहता है, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल प्राइस है और क्वांटिटी डिमांडेड है। अगर हमारी किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस फॉर एग्जाम्पल 10 है, या क्वांटिटी डिमांड 100 है। अगर इसकी प्राइस 20 हो गई तो डिमांड क्या हो जाती है, कम। फॉर एग्जाम्पल डिमांड हो गई 80। क्यों? क्योंककि इसका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। यहाँ हो गई 25, तो आपका फॉर एग्जाम्पल डिमांड हो गई 75। इस तरीके से जितनी प्राइस बढ़ती जाएगी उतनी ही हमारी डिमांड कम होती जाएगी, ठीक है। तो जब आप उसका ग्राफ बनाओगे तो आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा। डिमांड का हमेशा कर्व जो होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करो, जैसे कि इन्होंने ये पॉइंट ले रखा है, ये जो बेसिक प्राइस पे सेल कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट, वो है फॉर एग्जाम्पल, आप हमेशा एक्स एक्सिस पे क्या लिखते हो, क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सिस पे लिखते हो प्राइस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओपी प्राइस है एट पॉइंट हमारा, जो ये फॉर एग्जाम्पल आप ये पॉइंट मान लो, ए पॉइंट पे जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ए पॉइंट जो है हमारा, उस पे जो हमारी प्राइस है वो ओपी है, और क्वांटिटी डिमांड है ओ एम, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने आपको यहाँ बेसिक बताया था कि अगर मोनोपोलिस्टिक क्यों ना हो, वो अकेला सेलर क्यों ना हो, अगर वो किसी भी प्राइस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाएगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। लोग कम लेंगे, वो वेट करेंगे कब प्राइस कम हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या होगी, P1। तो आपकी, और ये पॉइंट हो गया बी। तो बी पॉइंट पे आपकी जो प्राइस है वो है P0, P1, और ये हो गई M1, 0 M, ठीक है। ये नेट में क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों डाउनवर्ड स्लोप होता है, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप होता है इसका नेगेटिव। और सी अब क्या हुआ, उसने सोचा कि मैं प्राइस कम कर दूं। तो ये तो एक नेचुरल इकोनॉमिक्स लॉ है कि जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये हो गया M2, और ये हो गया P2। आई होप आप समझ रहे होंगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। और ये हो गया M2 आपका आउटपुट, मतलब सॉरी डिमांड, ये हमारी डिमांड, ठीक है। तो ये तो मैंने पहले ही डिमांड कर्व बना दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये बनाया है,
ठीक है। और ये आपका पहला केस हो गया, ये आपका दूसरा केस हो गया। तो आपका डिमांड कर्व कैसा बन रहा है? ऐसा। तो इसलिए जो हमारा मोनोपोली में होता है, हमारा डिमांड कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये क्वेश्चन नेट में आया था कि परफेक्ट कंपटीशन का कर्व कैसा होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन का जो कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है टू एक्स एक्सिस, हमेशा ही क्वेश्चन आता है। और ये हो गया ए आर इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू पी। बिल्कुल आप दिमाग में अपना इम्प्रिंट कर लीजिए। और मोनोपोली में हमने कैसा पढ़ा? हमने पढ़ा डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों? बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इज नेगेटिव। ओके, सो ये इन दोनों का रिलेशनशिप होता है। अब हम आगे आते हैं। अच्छा, ये अब क्या होता है कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, यहाँ पे आपकी प्राइस क्या है? 11, 10 ऐसे करके कम हो रही है। तो अभी रूल बताया, जब प्राइस बढ़ती जा रही है तो क्वांटिटी प्राइस कम होती जा, सॉरी यहाँ पे प्राइस क्या हो रही है आपकी? प्राइस आपकी कम हो रही है, 11 से 4 हो गई तो प्राइस कम हो गई। तो क्वांटिटी डिमांड यहाँ कर क्या होगी? बढ़ेगी। तो यहाँ पे प्राइस कम हो रही है और क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, इस तरीके से आपका हो गया। तो अब अगर आप ये वाला पोर्शन को हटा भी दोगे तो भी आप निकाल सकते हो। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया था आपको कि टी आर क्या होता है? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू ए आर इंटू क्यू। और ए आर प्राइस भी होता है। ये भी कॉन्सेप्ट बताया पुरानी वीडियोस में, अच्छे से देख लीजिएगा। क्योंकि ए आर क्या होता है? टी आर अपॉन क्यू। और टी आर होता है एयर इंटू क्यू, और ए आर प्राइस को भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको जब ये दो चीजें दे रखी हैं तो आप क्वांटिटी टी आर आराम से निकाल लोगे। टी आर आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 0, 10, 18, 24, 28, 30, 30 एंड 28। ठीक है, ये बन गया आपका। अच्छा, आप एम आर निकाल सकते हो कैसे? पहला तो ये नेल हो जाएगा, 10 माइनस ये हो जाएगा 10 माइनस 0, 18 माइनस 8, सॉरी 18 माइनस 10, 24 माइनस 18, 28 माइनस 24, 30 माइनस 28, 30 माइनस 30 0, और 28 माइनस 30 माइनस 2। इस तरीके से आप एम आर निकाल लोगे। अब आप एक चीज नोटिस करो, ये तो आप बहुत ईजी आप निकाल लोगे। हमें मेन क्या है अपना मोनोपोली में? दो कर्व से काम है, वो है ए आर और एम आर का। टी आर को आप छोड़ दो, टी आर का हमारा मेन मकसद था एम आर निकालने का। ए आर में आप देखो कि ये कितने से गिर रहा है? 1, दोनों का डिफरेंस है 1, 1, 1, 1, बिल्कुल बेसिक। 1 एक एक से गिर रहा है। यहाँ आप देखो कितने से गिर रहा है? 2, 2, 2, 2, 2 और -2। तो आप एक चीज नोटिस करें कि ए आर की गिरने की तेजी कम है एम आर से। अगर ए आर इज ड्रॉपिंग बाय 1, देन एम आर इज ड्रॉपिंग बाय 2 यूनिट्स। इसलिए जो ए आर और एम आर का कर्व इस तरीके से बनता है, आप उसे प्लॉट भी करिएगा। ए आर के गिरने की तेजी सिर्फ 1 है और इसकी 2 है, इसलिए ये हमेशा नीचे। तो आपको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि नेट में इस तरीके से क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आ जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो हमेशा याद रखना, अगर ये ए आर कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा प्राइस कर्व है, तो एम आर नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी गिरने की तेजी थी 1 यूनिट, 1 सॉरी रुपीज। और इसकी गिरने की तेजी क्या, इसकी क्या थी? 1, 2 रुपीज। ये गिर रहा था 1 यूनिट से, ये 2 यूनिट से गिर रहा था। मतलब यूनिट का मतलब है यहाँ पे रुपीज की यूनिट होगी, वैसे ही क्वांटिटी वाली यूनिट नहीं है। यहाँ 1 रुपीज से गिर रहा था और यहाँ पे 2 से। तो जब कोई चीज ज्यादा तेजी से गिरेगी तो वो नीचे की ज्यादा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है, अगर जैसे मैं आपको एक बेसिक मैथमेटिक्स बताऊं, अगर ये 1 से गिर रहा है तो यहाँ आएगा, ये 2 से गिर रहा है इधर आएगा, 3 से गिर रहा है इधर आएगा, 0.5 से गिर रहा है ऊपर आएगा। ये इस तरीके से कर्व बनाओ। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। दूसरी चीज, एक चीज आप नोटिस करो, ए आर मैंने पहले ही बताया था कभी जीरो नहीं होता एंड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। वाई? क्योंकि टोटल रेवेन्यू कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। आपको कभी ना कभी किसी अपने प्रोडक्ट पे प्राइस तो मिलती है, जीरो पे आपको कभी भी नहीं मिलता। ठीक है, रेवेन्यू।
दूसरी चीज MR 0 हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जहां MR 0 होता है वहां पे TR मैक्सिमम होता है और TR जो होता है टोटल रेवेन्यू फिर गिरने लगता है। तो ये सारी कंडीशंस ऑलरेडी मैं अपने पहले बता चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि ये चीज आप पहले वो पढ़िए फिर यहाँ आए। तो आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है, एवरेज रेवेन्यू कर्व हमेशा ऊपर होता है और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हमेशा उसके नीचे होता है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू की गिरने की तेजी MR से कम होती है। MR 2 पॉइंट से गिर रहा है या 1 पॉइंट से गिर रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि ये हमेशा हमेशा आया है। ये क्या पूछता है? ये कहता है एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी ऑफ जो आपकी डिमांड है उसमें क्या रिलेशन है। फॉर्मूला घुमा घुमा के दे देते हैं। क्या कहता है? जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो होता है एवरेज रेवेन्यू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको घुमा घुमा के दे देते हैं एग्जाम में और आपको कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अगर वो यही चीज कह दे कि AR के फॉर्म में निकालो तो आप क्या करोगे? MR को इधर इधर ये आ जाएगा, ये E-1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा AR। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि AR प्राइस भी होता है, तो वो नेट के क्वेश्चन में ऐसे भी दे देते हैं कि P = AR E-1। तो आपको पहले ही पता कर लेना है ये क्वेश्चन गलत है। क्यों? ये जो भी स्टेटमेंट है गलत है, क्योंकि PAR ही होता है। या तो यहाँ MR आएगा, और अगर MR आएगा तो भी फॉर्मूला बदल जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये PR जो है ये AR, प्राइस जो है ये AR ही है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल समझना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब ये बहुत ज्यादा ही अच्छा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं पहले ही ये दो अप्रोचेस आपको बता चुकी हूँ इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए। लिंक डाल दूंगी मैं दोबारा दोबारा आपको बता के, मैं टाइम नहीं खराब करना चाहती। और मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि टाइम आगे खराब हो, कि और बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे पढ़ानी है और सब्जेक्ट्स भी हैं जो जल्दी से इकोनॉमिक्स खत्म हो जाए, फिर और सब्जेक्ट्स भी आएंगे। तो पहला है टोटल रेवेन्यू, और ये वाला दो चीजें हैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे। ये वाला जो है टोटल रेवेन्यू TR अप्रोच, ये वीडियो से पढ़ लीजिएगा। इसमें मैं थोड़ा मोटा मोटा बता देती हूँ आपको कि हमारा जो क्या होता है जब हमें भी किसी भी चीज़ का इक्विलिब्रियम निकालना होता है, तो हमारे पास दो अप्रोचेज होते हैं। एक होता है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, एक होता है मार्जिन रेवेन्यू मार्जिन कॉस्ट अप्रोच। टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच ये कहता है कि किसी भी फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट्स तब होगा, और वो प्राइस और आउटपुट सिलेक्ट करेगा जहाँ पे TR और TC का गैप होगा मैक्सिमम, जब ये दोनों गैप मैक्सिमम होंगे। ठीक है, तो वो वाला पॉइंट प्रोड्यूसर ले लेता है और उस पर आउटपुट अपना डिसाइड करता है और प्राइस डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम है। ये हर कोई फर्म यूज करती है, TR और TC अप्रोच, और MR और MC अप्रोच। तो TR TC अप्रोच तो आप मेरी ओल्ड वीडियो में देख सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है, और MR MC अप्रोच भी सेम मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है। लेकिन एक चीज ये है कि जो TRTC अप्रोच है वो सेम है जो पुरानी वीडियो में, तो आपको समझ में आ जाएगा। पुरानी वीडियो में जो मार्जिनल रेवेन्यू मैंने लिया है वो लिया है परफेक्ट कंपटीशन का, ये वाला लिया है मैंने, इससे लिया है। क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू की क्या होती है, अभी मैं आपको नीचे आके बताती हूँ। उसमें मार्जिनल रेवेन्यू में ये होता है कि उसमें मैक्सिमम का TRTC का गैप, इसमें ये है कि MC, ये MR का कर्व हो गया, MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ये MC कर्व होता है। ये लेकिन हम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व है, हमें लेना है मोनोपोली का। मोनोपोली का मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से होता है कुछ AR और MR। इसलिए यहाँ आपको थोड़ा MR MC अप्रोच थोड़ा डिफरेंट पढ़ना पड़ेगा। बताते हैं, बहुत ईजी, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। सबसे पहला आपका दो हम यहाँ पे चीजें लेंगे, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होता है जिसके दो फैक्टर्स हम लेते हैं, लेबर और कैपिटल। शॉर्ट रन में हम अपना कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते, तो ये फिक्स्ड होता है। और शॉर्ट रन में हम लेबर चेंज कर सकते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल होता है। पहले शॉर्ट रन की बात करते हैं, तो हम सिर्फ लेबर चेंज कर सकते हैं, कैपिटल चेंज नहीं कर सकते।
अब बात आती है कि हमें किस तरीके से कर्व बनाना है। ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बिल्कुल नहीं है, मैं समझाती हूँ। सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन आए या आपको कभी भी अपना थ्योरेटिकल एग्जाम देना होता है, जैसे एमकॉम बीकॉम के बच्चे होते हैं, बीबीए के होते हैं, एमबीए के स्टूडेंट्स होते हैं, या रिसर्चर्स ही क्यों ना होते हैं, सबसे पहले आप अपना एआर कर्व बना लो और एमआर कर्व बना लो। अब तीन चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। पहली तो एक होता है कि किसी भी मोनोपोलिस्ट को जो सिंगल सेलर होता है उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। कैसे? अगर उसके पास 10,000 का कोई सामान है और वो उसको 20,000 रुपये में बेच दे तो उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएंगे। वो मैं अभी आपको बताऊंगी। उसको नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं और उसको लॉसेस भी हो सकते हैं। क्या पता उसका सामान ही ना बिके, उसको बहुत सस्ते में बेचना पड़े, वो आपको कैसे पता चलेगा? और याद रखिए, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था? नॉर्मल प्रॉफिट होता था। क्यों? क्योंकि सबके सबको एक ही प्राइस में बेचना पड़ता था। यहाँ उसके पास थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। कैसे? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जहाँ पे आपका जो एवरेज कॉस्ट है, एवरेज रेवेन्यू है, वो ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से। अब एवरेज रेवेन्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, टोटल रेवेन्यू जितना है डिवाइडेड बाय कितनी क्वांटिटी आपने बेची है। ऐसे ही एवरेज कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट जितना आपने क्वांटिटी प्रोड्यूस की है। ठीक है? जहां आपका जो हमेशा जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो हमेशा यू शेप्ड होता है। इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगी डिटेल्ड, बहुत अच्छी, कॉस्ट कर्व्स के बारे में, क्योंकि हमेशा आते हैं एमसी का कर्व कैसा होता है, फिक्स्ड कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कैसे होता है। ठीक है? ये हो गया हमारा एसी कर्व। मैंने सोचा आपको अलग से बताती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ग्राफ बनाते हैं, पहले हम तीनों का कंपैरिजन करें। यहाँ पे आप कंडीशन लिख लो, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है। ठीक है? एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से इक्वल है और एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम है। अब एक एक करके बनाते हैं। पहला केस, और ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली की, क्योंकि मोनोपोली में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है? मोनोपोली। सबसे पहला आप बना लो अपना ए आर कर्व और ये बना लो आप अपना एम आर। ठीक है? क्या कह रहा है? ए आर ऊपर होना चाहिए और ए सी कम होना चाहिए, तो ये हो गया आपका ए सी। अब एम आर एम सी अप्रोच क्या कहता है कि परफेक्ट कंपटीशन में, जैसे मैंने बताया था आपको, ये आपका एम आर कर्व है, तो ये कहता है इक्विलिब्रियम के लिए एन सी कर्व है, शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो, नीचे से काटना चाहिए इसको। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता था। ठीक है? तो ऐसे ही हम ये वाली कंडीशन यहाँ अप्लाई करेंगे। एमसी कर्व आया आपका, एमसी कर्व इस तरीके से बनता है। अच्छा, आप ये चीज याद रखो, सब में एस ए सी और एस एम सी लिख लो, क्योंकि शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं अभी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये शॉर्ट रन है, क्योंकि शॉर्ट रन में ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो सकते हैं, लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। ये भी क्वेश्चन आया है, तो अब लिखते जाओ जब मैं बोल रही हूँ। लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं होंगे, नॉर्मल होंगे, और शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। तो पहले हम शॉर्ट रन की बात करते हैं। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब हम मैं आपको एक चीज बताऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आप देखिए। सबसे पहला तो आप ये देखिए कि क्या है, एमसी एमआर को काट रहा है फ्रॉम बिलो, नीचे से काट रहा है। तो आप यहाँ से लेकर अपनी लाइन बना। ठीक है? और तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। लेकिन हमें क्या पता लगाना है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स है या नहीं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कब होते हैं? जब ए आर ए सी से ज्यादा होता है। तो ये ए आर ए सी से ज्यादा किस पॉइंट तक है? इस पॉइंट तक। क्यों? सॉरी, इस पॉइंट तक, क्योंकि इसके बाद एस ए सी बढ़ रहा है, ए सी ए आर से बढ़ रहा है, तो ये पॉइंट लॉस का हो रहा है। तो हमारे पास सिर्फ ये पॉइंट है। ठीक है? लेकिन हमारा कट किधर हो रहा है? इधर। तो हम यहाँ से ये ले लेंगे और ये पॉइंट इधर ले लेंगे। तो हमारा जो ये पूरा एरिया है, ये हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। सुपर नॉर्मल कैसे? ये देखिए आप, पहली बात तो एक कंडीशन सबसे पहले देख लो। एम सी इज कटिंग एम आर फ्रॉम बिलो, नीचे से काट रहा है। यहाँ से आप एक अपनी लाइन जोड़ लो। ठीक है? यहाँ पे लाइन जोड़ ली। लेकिन हमें कहाँ तक लेना है? इस पॉइंट के ज्यादा नहीं लेना। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ से निकलेंगे। कायदे से तो हमें इधर से लेना चाहिए, ये पॉइंट से लेना चाहिए। ठीक है? लेकिन हम यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारा यहाँ पे फॉल हो रहा है। तो हमने ये इधर ले लिया, तो ये हमारा पूरा एरिया कौन सा हो गया? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये पूरा से यहाँ।
ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट्स का कैसे ग्राफ बनेगा, बस एक चीज याद रखनी है, ए आर ए सी के इक्वल रहेगा। तो ये हो गया आपका ए आर, ये हो गया आपका एम आर, ए सी एम सी बना लो पहले आप अपना, एस एम सी बन गया आपका शॉर्ट रन मार्जिनल का। ठीक है, और ये हो गया आपका ए आर इक्वल्स टू ए सी, मतलब आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो एवरेज रेवेन्यू के इक्वल है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका। लेकिन हमें कहाँ से लेना है, जहां से एम सी इज कटिंग एम आर फ्रॉम बिलो, सो इट इज कटिंग एम आर फ्रॉम बिलो फ्रॉम हेयर। तो हम यह ये वाला पॉइंट बनाएंगे और ये आपका पूरा हो गया इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट्स है, नॉर्मल प्रॉफिट्स, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं है, क्योंकि ए आर इज इक्वल्स टू ए सी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बनाते हैं मिनिमम लॉसेस। मिनिमम लॉसेस आप कैसे बनाओगे, आपने अपना ग्राफ बनाया, ये हो गया ए आर, ये हो गया आपका एम आर। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एसी ज्यादा होगा तो एसी का कर्व आएगा ऊपर, और ये हो गया आपका एम सी, एस एम सी, एस ए सी। ठीक है, तो अब आपको ये कैसे बनेगा, कट तो आपका होगा इधर, और ये आ गया आपका एसी का कर्व। ठीक है, अब इसमें एक चीज और होती है, वेरिएबल कॉस्ट की और फिक्स्ड कॉस्ट की। क्या होता है, हमारी टोटल कॉस्ट दो चीजों से बनती है, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम इवन प्रोडक्शन भी नहीं कर रहे हैं, हमने जीरो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए हैं फिर भी हमें देनी है। जैसे हमारा रेंट, अगर हम आपने किराए का घर लिया है या किराए का लैंड लिया है, हम उस पर नहीं रह रहे हैं फिर भी हमको रेंट पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, जो प्रोडक्शन से होती है। फॉर एग्जांपल मैंने 1 यूनिट प्रोड्यूस की तो मुझे कितनी वेरिएबल कॉस्ट लगी, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, लेबर को पेमेंट देना, वेजेस देना, मटेरियल्स लाना, एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस होना, तो वो वेरिएबल कॉस्ट हो गई। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये लग रही है, जितना ज्यादा मैं प्रोड्यूस करती जाऊंगी मेरी वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती जाएगी, बट कभी भी वो, आप अगर कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं करोगे तो आपको वेरिएबल कॉस्ट नहीं पड़ेगी, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट आपको हमेशा देनी है, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो नहीं बना। ठीक है, इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व भी बनता है ना, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल बनता है। क्यों, क्योंकि वो आपको पेमेंट करना ही पड़ता है जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का होता है। वेरिएबल कॉस्ट का जीरो से भी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि एक यहाँ पे ये वेरिएबल एवरेज, इसका स्मॉल, सॉरी शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट का कर्व डालता है। वो ये कहता है, ये पॉइंट हो गया हमारा मिनिमम लॉसेस का, ये है लॉसेस। ठीक है, क्यों, जहां प्रोड्यूसर को ये लगने लगता है कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट मैं दे पा रहा हूँ, जहां तक मैं वेरिएबल कॉस्ट दे पा रहा हूँ मैं प्रोड्यूस करूंगा, जहां मैं वेरिएबल कॉस्ट नहीं पेमेंट कर पा रहा हूँ वहां पे मैं अपना प्रोडक्शन रोक दूँ। ठीक है, तो मिनिमम लॉसेस वो अपने उस पॉइंट तक देगा, उसके लॉसेस को झेलेगा जहां तक वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को इनकर कर पा रहा है। जहां वो और नीचे आता जाएगा वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को, यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ उसका कर्व आ गया, तो वो यहाँ पे अपनी वेरिएबल कॉस्ट को पेमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी कॉस्ट इधर है और उसका रेवेन्यू इधर आ रहा है। तो जहां वो नहीं कर पाएगा वहां पे वो उसको स्टॉप कर देगा। और कभी कभी क्या होता है, जब वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट नहीं दे पाता है और फिक्स्ड कॉस्ट देने में उसको प्रॉब्लम होती है, तो शट डाउन हो जाता है। ये एक मैं वीडियो बना दूंगी आपके लिए, उसकी आप चिंता मत करो, बट आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है। मैं आपको उसमें भी दिखा देती हूँ, ग्राफ जो उन लोगों ने बनाया वो ज्यादा नीट एंड क्लीन है, उसमें बता देती हूँ। पहला तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये वाला जो है कि यहाँ पे जो आपकी एवरेज कॉस्ट है वो ज्यादा होगी, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये तो कट हो गया, एम सी इज कटिंग एम आर फ्रॉम बिलो। दूसरी चीज क्या हो गई, यहाँ पे आपका नीचे हो गया एस ए सी कर्व, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स का। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की। उसमें आ गया ये वाला फिर आ गया आपका, यहाँ पे क्या है, ये इसके ऊपर लाई करेगा एस ए सी कर, ये नीचे से काट रहा है, ये एस ए सी आपने बना दिया, ये क्या है, ए आर इज इक्वल्स टू ए सी। लेकिन मिनिमम लॉसेस में क्या होता है आपका, ए आर जो होता है वो कम होता है ए सी से।
कॉस्ट ज्यादा होती है। तो अब आप ये देखो, इसने एसएवीसी लिया है, वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर लिया है। उसमें ये क्या लिखा है, अगर शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्टिक्स, जो मोनोपोलिस्ट होता है वो अपने प्रोडक्शन को रोक देता है जब उसको लगता है कि उसकी प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे जा रही है। यहाँ पे उसकी प्राइस क्या है, ये आप देखो P1 पे, ये एसएवीसी जो है आपका वेरिएबल कॉस्ट पे लाई कर रहा है, यहाँ तक ये दे पा रहा है। जहां इसकी ये नीचे गिर गई, फॉर एग्जाम्पल ये P2 पे आ गई इसकी, वहां ये अपना प्रोडक्शन को बंद कर देगा। कभी कभी ये शट डाउन भी कर देते हैं, शट डाउन डिसीजंस ले लेते हैं, क्योंकि ये अपनी वेरिएबल कॉस्ट नहीं दे पाते हैं। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है अपने नेट के पर्पज से भी, आप समझ भी लो कि लॉसेज ये तब तक झेलेगा जब तक ये वेरिएबल कॉस्ट को बियर कर रहा है। जहां इसकी प्राइस नीचे और गई तो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट पे ये अपना प्रोडक्शन बंद कर। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो बताइएगा, मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, फिर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन से नहीं करेंगे बाद में। उस पहले हमने शॉर्ट रन खत्म कर लिया, अब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं। So, मैंने आपको पहले ही बता दिया था लॉन्ग रन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम अपने प्राइसेस को चेंज कर सकें। लेकिन मोनोपोली एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होता है। क्यों? क्योंकि सेलर एक होता है। क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के आता है, वो पूछता है कि शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी होता है, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी होता है, और मिनिमम लॉसेस जो हमने पढ़ा अभी वेरिएबल कॉस्ट के थ्रू। लॉन्ग रन में हमेशा ही क्वेश्चन आया है कि नॉर्मल होता है, क्या होता है, तो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स होता है। लेकिन अगर उसने ये वर्ड डाल दिया कि मोनोपोली की बात हो रही है, तो आपको बता देना है कि नॉर्मल नहीं सुपर नॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेलर एक होता है, तो वो अपनी मन मर्जी के प्राइसेस को चार्ज करता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, सेम, बिल्कुल सेम वैसे बनेगा। वो वाला ग्राफ समझ में आ गया होगा, तो ये वाला समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये आपको याद रखना है कि जो आपके एसएमसी और आप एसएससी ले रहे थे ना, शॉर्ट रन मार्जिनल कर्व और शॉर्ट रन एवरेज कर्व, या आपको एलएसी और एलएमसी लेना है। क्या लेना है? लार्ज रन एवरेज कॉस्ट और लार्ज रन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो ये हो गया एमआर आपका। अब आपको क्या लेना है, ये नीचे आएगा नॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए एलएसी, और ये हो गया आपका एलएमसी। एलएमसी इज कटिंग एमआर फ्रॉम बिलो। तो जहां ये इसको बिलो से काटता है वो पॉइंट हो गया आपका ये। यहाँ से आप अपनी लाइन खींच लो, और यहाँ से एसी से ये हो गया आपका एरिया एसएम सुपर नॉर्मल। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन वाला केस आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये हमेशा आता है। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। मोनोपोली का और प्रॉफिट कॉम्पिटिशन दो का हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में मोनोपोलिस्टिक का करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इफ यू हैव एनी इशू देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और on my WhatsApp number, or on the Telegram group that we have. And if you've not joined the Telegram group, then you are most welcome. And keep on watching my videos. Bye.